जो इंडिया सबसे बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है वो है ड्रॉट। इंडिया में इस बार जो रेनफॉल है उसमें काफी ज्यादा गिरावट हुई है। जब भी प्रेशर एक जगह हाई है तो प्रेशर दूसरी जगह लो है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ओरिजिनेट होती है आपकी हवाएं, जैसे यहाँ पे फिश की पॉपुलेशन बहुत बड़े लेवल पे डिप्लीट हो जाती है, मर जाते हैं। दोस्तों, अगर हम देखें नॉर्मली आप कोई भी ओशन उठा लें तो आप क्या देखेंगे, उस ओशन के ईस्टर्न मार्जिन पे हमेशा पानी ठंडा होता है। वहीं पे किसी भी ओशन में अगर आप वेस्टर्न मार्जिन में आएंगे, इक्वेटर वाली साइड में, तो व्हाट यू विल फाइंड कि वेस्टर्न मार्जिन में जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है। हेलो एवरीवन, चहल एकेडमी के इन डेप्थ करंट अफेयर्स एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, चहल एकेडमी का ये इनिशिएटिव किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को 360 डिग्री से कवर करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, इस टॉपिक में हर एक डायमेंशन को कवर किया जाएगा। जो भी आपके बर्निंग टॉपिक्स जो करंटली न्यूज में चल रहे हैं, हम उसको हर एक पर्सपेक्टिव से कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, रिसेंटली जो इंडिया सबसे बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है वो है ड्रॉट। इंडिया में इस बार जो रेनफॉल है उसमें काफी ज्यादा गिरावट हुई है। हालांकि जो अगस्त का महीना था वो बहुत ही ड्राइस्ट रहा है, बहुत कम रेनफॉल हुई है। और उसके पीछे एक कारण बताया जा रहा है, एल नीनो। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को यह कहा कि आपका पेरू कंट्री जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ती है, उस पेरू कंट्री के साथ में जो वाटर है उसका टेम्परेचर राइज हो गया, राइट। उसका टेम्परेचर गर्म हो गया। मतलब कि नॉर्मली व्हाट हैपेंस, जो आपका साउथ अमेरिका है, दोस्तों दिस इज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहां है पेरू कंट्री। पेरू कंट्री के साथ ये जो पानी है, जब भी इस सी सरफेस का वाटर गर्म हो जाए तो उस इवेंट को हम बोलते हैं एल नीनो। अभी तो मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं, इसको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई इससे क्या फर्क पड़ता है और नॉर्मली ये होता क्या है। दोस्तों, याद रखिएगा, एल नीनो जो इवेंट है वो कहां ओरिजिनेट होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो ओरिजिनेट होता है पैसिफिक ओशन में। और पैसिफिक ओशन में कौन सी जगह? बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स। मतलब आपके साउथ पैसिफिक ओशन किस बेसिस पे किया हमने? इक्वेटर के बेसिस पे। अगर ये इक्वेटर पास हो रहा है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि साउथ पैसिफिक ओशन में ये पैसिफिक ओशन का आ गया वेस्ट और ये आ गया आपका ईस्टर्न मार्जिन। डन। ये वेस्टर्न और ईस्टर्न मार्जिन पे ये इवेंट हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि एल नीनो जो इवेंट है वो कहां पे ये इवेंट का ओरिजिन होता है, दैट इज योर साउथ पैसिफिक ओशन। और कहां पे? आपके ईस्ट, साउथ पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न मार्जिन और वेस्टर्न मार्जिन। दोस्तों, ईस्टर्न मार्जिन किस तरफ पड़ा? ईस्टर्न किनारा कहां पड़ा पैसिफिक ओशन का? पेरू वाली साइड में। और वेस्टर्न किनारा कहां पड़ा? आपका ये आ गया ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है इंडोनेशिया। यहां पे ये इवेंट का ओरिजिन होता है। दोस्तों, अगर हम देखें नॉर्मली आप कोई भी ओशन उठा लें, स्पेशली इक्वेटोरियल रीजन के पास आप कोई भी ओशन उठा लें, चाहे वो पैसिफिक हो, चाहे वो अटलांटिक हो, चाहे इंडियन ओशन हो, तो आप क्या देखेंगे, उस ओशन के ईस्टर्न मार्जिन पे हमेशा पानी ठंडा होता है। क्या होता है? पानी हमेशा ठंडा मिलेगा यहां पे। मतलब सी सरफेस जो है उसका टेम्परेचर हमेशा क्या होता है भाई साहब? आपका डिक्रीज रहता है, राइट। और यहां पे वहीं पे किसी भी ओशन में अगर आप वेस्टर्न मार्जिन में आएंगे, इक्वेटर वाली साइड में, तो व्हाट यू विल फाइंड कि वेस्टर्न मार्जिन में जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है। तो एक बात आपको समझनी है, ज्योग्राफी में एक चीज आपको बहुत क्लियर रखनी है। जहां पे मेरे दोस्तों टेम्परेचर सरफेस का अगर ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा हुआ, एरो अप कर रहा हूं, मतलब टेम्परेचर इज हाई। अब वो सरफेस क्या हो सकती है? लैंड सरफेस भी हो सकती है, या वो सरफेस क्या हो सकती है? वाटर सरफेस भी हो सकती है। यू गॉट इट। जब भी किसी सरफेस का, चाहे वो लैंड हो चाहे वो सी सरफेस हो, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसके ऊपर जो एयर होगी वो भी गर्म होगी, राइट। और वार्म एयर हमेशा क्या करती है? राइज करती है। ये बात याद रखना, कोई भी चीज वार्म होगी, वार्म एयर ऑलवेज राइजेस एंड एक्सपैंड्स, राइट। आप इसमें एग्जांपल अपने घर के किचन में देख सकते हैं। घर के किचन में आप गैस के ऊपर
पानी बॉईल करने के लिए रखें, जब भी आप गैस में पानी बॉईल करने के रखेंगे तो आप देखें स्टीम ऊपर की तरफ जाती है, वो कभी नीचे की तरफ नहीं आती। तो वार्म जो चीज है, राइट, वार्म जो भी चीज होगी वो हमेशा एक्सपैंड करेगी और राइज करेगी। गॉट इट? तो अब मुझे बताओ, अगर ये लैंड सरफेस या वाटर सरफेस गर्म है तो इसके कांटेक्ट में जो भी एयर आएगी वो गर्म होगी। तो वार्म एयर ऑलवेज राइज। जब वार्म एयर ऊपर चल गई तो मुझे बताओ क्या सरफेस में कोई एयर है? नहीं है। तो सरफेस का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सरफेस का टेम्परेचर होना चाहिए क्या? हाई। और प्रेशर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, राइट। तो सरफेस में जो एयर का प्रेशर होगा वो आपको क्या मिलेगा? लो। चाहे वो लैंड हो चाहे वो वाटर हो। लेकिन सरफेस में एयर का दबाव, यानी एयर का दबाव आपको कब कम मिलेगा? जब लैंड या सी सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा है। इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा, अगर लो प्रेशर है तो इसका उल्टा क्या होगा? हाई प्रेशर। दोस्तों हाई प्रेशर किसी लैंड पर आपको, या लैंड सरफेस पे, वाटर सरफेस पे तब ज्यादा मिलेगा। किसका? एयर का दबाव किसी लैंड सरफेस पे या वाटर सरफेस पे आपको तब हाई मिलेगा जब वो लैंड या वाटर सरफेस क्या है बच्चा? उसका सरफेस क्या है? कोल्ड है। जब सरफेस वार्म होगा तो भाई साहब आपका एयर का दबाव होगा लो। क्यों? क्योंकि वार्म एयर राइज एंड एक्सपैंड्स। जब भी सरफेस कोल्ड होगा, चाहे वो लैंड सरफेस हो चाहे वो वाटर सरफेस हो, तो वहां पे जो एयर का प्रेशर है वो रहेगा हाई। क्योंकि जब भी कोल्ड एयर इसके कांटेक्ट में आएगी तो कोल्ड एयर हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करती है और नीचे की तरफ डिसेंड करेगी। उसकी डेंसिटी बढ़ेगी तो नीचे की तरफ जाएगी, ग्रेविटी ज्यादा लगेगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो कोल्ड एयर जब नीचे की तरफ आ रही है तो सरफेस पे क्या दबाव डाल रही है? तो प्रेशर क्या होगा? हाई। यू गॉट इट? अब देखो, मैंने आपको क्या बोला कि नॉर्मली चाहे वो हो पैसिफिक ओशन, चाहे वो हो इंडियन ओशन, चाहे वो हो अटलांटिक ओशन, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ईस्टर्न जो सरफेस है, राइट, सी सरफेस है, वो ठंडा है, कोल्ड है। ईस्टर्न सी सरफेस क्या है भाई साहब? कोल्ड है। और जो वेस्टर्न सी सरफेस है वो क्या है? वार्म है। अब मुझे बताओ, ईस्टर्न सी सरफेस अगर कोल्ड है तो यहां पे प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए। बच्चा हाई प्रेशर का मतलब क्या हो गया? द प्रेशर ऑफ एयर ऑन दैट सी सरफेस इज मैक्सिमम, इज हाई, राइट। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे सी सरफेस जो है वार्म है, तो यहां पे जो एयर का प्रेशर क्या होना चाहिए? कम, क्योंकि एयर क्या कर जाएगी बच्चा? राइज कर जाएगी। यू गॉट इट? नाउ द प्रेशर डिफरेंस, क्या इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस है? हाँ, प्रेशर डिफरेंस क्या है? यहां पे हाई प्रेशर है, यहां पे लो प्रेशर है। तो बच्चा याद रखिएगा, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू रीजन्स, राइट, कितना प्रेशर डिफरेंस है टू रीजन्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट प्रेशर ग्रेडियंट। तो व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट? कि दो रीजन्स के बीच, किसी एक रीजन के बीच में, दो प्लेसेस में कितना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? प्रेशर ग्रेडियंट बोलेंगे। अब मुझे बताओ, जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो क्या है? मैक्सिमम कहां है प्रेशर? यहां पे। मिनिमम कहां है? यहां पे। तो प्रेशर ग्रेडियंट की डायरेक्शन क्या होगी? इट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, राइट। द प्रेशर ग्रेडियंट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो याद रखिएगा, जब भी प्रेशर एक जगह हाई है तो प्रेशर दूसरी जगह लो है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ओरिजिनेट होती है आपकी हवाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं? विंड्स, राइट। तो विंड क्या है? बेसिकली विंड है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। नाउ व्हेन एयर विल मूव हॉरिजॉन्टली व्हेन देयर इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन व्हाट? टू रीजन्स, राइट, टू प्लेसेस। जब प्रेशर डिफरेंस, जब एक जगह हाई प्रेशर है एक जगह लो प्रेशर है, तो विंड कैसे चलेगी? फ्रॉम हाई टू लो। तो यहां पे विंड को कैसे चलना चाहिए? विंड को चलना चाहिए हाई टू लो। विंड ऐसे चलती है, विंड चलती है आपकी ईस्ट टू वेस्ट। क्या चलती है? विंड चलती है आपको ईस्ट टू वेस्ट, राइट। अब तो मतलब यहां पे जो विंड्स चलती है ना इक्वेटर के पास, इसको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। नाउ दीज ट्रेड विंड्स ब्रिंग वार्म वाटर हियर। और यहां पे जब देखो बच्चा, ये सी है। अब ये सी है तो आप इमेजिन करो कि सी सरफेस है, तो मैं अगर यहां से एयर ब्लो करता हूं, है ना, सोचो अगर मैं यहां से एयर ब्लो कर रहा हूं, या मैंने ब्लोअर लगाया है, तो ये पूरा, अगर सी सरफेस क्या है? गर्म है, तो मैं जब एयर ब्लो करूंगा तो गर्म पानी एयर की डायरेक्शन में यहां मूव करेगा नहीं करेगा? 100% यहां पे जाएगा। तो वार्म वाटर क्या होता है? यहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है और यहां पे बन जाता है बच्चा क्या? आपका लो प्रेशर, मतलब यहां पे एयर राइज करना स्टार्ट कर देती है। और सारा वार्म वाटर यहां पे आ गया, तो नीचे से क्या हुआ? यहां पे नीचे से सब सरफेस से कोल्ड वाटर की अपवेलिंग हुई, तो यहां पे प्रेशर क्या बन गया? हाई बन गया। तो मतलब अब ये पैसिफिक ओशन में बना रहा हूं, पैसिफिक ओशन का ये क्या आ गया बच्चा? ईस्टर्न मार्जिन। ये क्या आ गया? आपका वेस्टर्न मार्जिन। ईस्टर्न मार्जिन में क्या है बच्चा? ईस्टर्न मार्जिन में टेम्परेचर क्या है जी? आपका कम है। क्यों कम है? क्योंकि नीचे से ठंडी
क्या हो रही है, करंट, मतलब ठंडी वाटर जो है ऊपर आ रहा है, राइट, और यहां पे वार्म वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, यहां पे क्या क्या लो प्रेशर। अब जो हवाएं वो कैसे चलेंगी, आपकी चलेंगी ईस्ट वेस्ट चल रही है, ईस्ट वेस्ट। नाउ ये हवा ऐसे जाएगी, यहां पे गर्म होकर राइज करेगी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि वार्म वार्म एयर विल ऑलवेज राइज, कोल्ड एयर विल डिसेंड। यहां से कोल्ड एयर डिसेंड कर रही है, यहां से वार्म एयर राइज कर रही है। और ये ऐसी हवा कैसे चलती है, वार्म कोल्ड रीजन से आई वार्म रीजन की तरफ, यहां से ऊपर उठी, वापस काउंटर घूम के ये सर्कुलेशन में चलना स्टार्ट कर, सर्कुलर मोशन में। तो ये जो सर्कुलर मोशन में जो हवा चलती है ना, कहां पे, आपके पैसिफिक ओशन में। हवा की डायरेक्शन क्या है, हवा सरफेस पे चल रही है कहां से, ईस्ट टू वेस्ट, राइट। वेस्ट से क्या होगी, हवा ऊपर चलेगी, हवा ऊपर जाके वापस किसकी तरफ जा रही है, आपकी ईस्टर्न साइड पे। ये जो सर्कुलर मोशन में जो हवा मूव करना स्टार्ट होगी ना, इसको हम बोलते हैं क्या, कन्वेक्टिव सेल। क्या बोलते हैं बच्चा, कन्वेक्टिव सेल। तो बच्चा आपको समझ आया कन्वेक्टिव सेल के। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, आपको कोई पूछे कि ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी पोर्शन में, राइट, जब भी क्लाइमेट की बात आएगी तो कन्वेक्टिव सेल क्या है, तो आपने बोलना है कन्वेक्टिव सेल इज बेसिकली द सर्कुलर मोशन ऑफ व्हाट, योर एयर और वाटर पार्टिकल्स। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, कन्वेक्टिव सेल। जब भी एयर पार्टिकल या वाटर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे, हम उनको क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव सेल। और आपके इस पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बीच में जो मूवमेंट है वाटर का या एयर पार्टिकल्स का, वो क्या है बच्चा, वो एयर पार्टिकल्स का मूवमेंट है फ्रॉम साउथ अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से राइज कर गई और ऑस्ट्रेलिया से सर एयर, अपर एयर में वापस साउथ अमेरिका की तरफ गई। ये जो सर्कुलर मोशन बनाया ना, इसको हम बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन। व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट वॉकर सर्कुलेशन। आई होप यू गॉट इट। वॉकर सर्कुलेशन क्या है, और वॉकर सर्कुलेशन है नॉर्मल कंडीशन के टाइम पे। क्या है बच्चा, ये नॉर्मल कंडीशन के टाइम पे। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में आपके इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में, व्हाट, बिटवीन साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, जो आपकी मूवमेंट है एयर की, वो है साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर राइज करी ऐसे। इसको हम बोलते हैं क्या, वॉकर सर्कुलेशन, राइट, यू गॉट इट। ऐसी मूवमेंट को हम बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन। बच्चा जब ये वॉकर सर्कुलेशन रिवर्स हो जाए, मतलब ऐसे चलना स्टार्ट हो जाए, पहले कहां चल रहा था, साउथ अमेरिका टू, कैसे चल रहा था, साउथ अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया। जब ये वॉकर सर्कुलेशन मतलब एयर की मूवमेंट रिवर्स हो जाए, सर्कुलर मोशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से आपके किसकी तरफ हो जाए, आपके साउथ अमेरिका की तरफ, उस इवेंट को हम बोलते हैं एल नीनो। व्हाट वी कॉल इट, एल नीनो। बच्चा ये एल नीनो ऑन एन एवरेज आपको बताऊं हर 3-4 साल में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये डिले हो सकता है, 7 ईयर्स भी जा सकता है, 8 ईयर्स भी जा सकता है। लेकिन ऑन एन एवरेज हमने देखा है कि हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में हमें क्या देखने को मिला, व्हाट वी सॉ, कि भाई आपके साउथ अमेरिका के पेरू के अलोंग जो आपका सी सरफेस का टेम्परेचर है वो क्या रहता है, आपका लो रहता है, वो सडनली राइज हो गया। कब, आपके 2-3 साल के बाद, अक्टूबर टू नवंबर, वो क्या हो गया, सी सरफेस टेम्परेचर राइज हो गया। अब हमें कैसे पता चलता है कि सी सरफेस टेम्परेचर राइज हो गया, जब यहां पे फिश की पॉपुलेशन बहुत बड़े लेवल पे डिप्लीट हो जाती है, मर जाते हैं। मतलब यहां पे साउथ अमेरिका में, देखिए एक चीज हमने पढ़ी होगी, जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे क्या लैंड में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, हम उनको बोलते हैं वो क्या, ग्रीन प्लांट्स है, राइट। ऐसे ही आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में, मतलब ओशंस में, सीज में, जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। व्हाट वी कॉल देम, वी कॉल देम फाइटोप्लैंक्टॉन्स। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे टेम्परेचर गर्म है, यहां पे टेम्परेचर ठंडा है, तो अब दोनों क्या, यहां पे जो भी जानवर रह रहे होंगे, अगर उसको एकदम से यहां पे ठंडे टेम्परेचर, जो पानी का टेम्परेचर ठंडा है, उसको हम गर्म कर दें, तो यहां पे उनको इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज करो कोई 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 बच्चा हम में से केरला रह रहा है, ठीक है, आप में से कोई वीडियो देख रहे होंगे, शायद कोई असम रह रहा है, कोई केरला रह रहा है, कोई जेएंडके में रह रहा होगा, कोई उत्तराखंड में रह रहा होगा। तो आप मुझे बताओ, एकदम से अगर मैं एक कश्मीरी लड़के को बोलूं कि आपको आज से केरला रहना है, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा केरला में रहना, क्योंकि केरला का टेम्परेचर थ्रू आउट ईयर हाई रहता है इन कंपैरिजन टू कश्मीर। और कश्मीर में विंटर्स में टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो जाता है। वही अगर मैं किसी केरला या कर्नाटका के बच्चे को या फैमिली को बोलूं कि आपको कश्मीर में शिफ्ट करना है, तो उनके लिए कश्मीर के एनवायरमेंट को अडॉप्ट करने में उनको काफी साल लग जाएंगे और वो काफी परेशान होंगे शुरू में। उनको
वो बीमार हो सकते हैं, उनको सर्दी लग सकती है, उनको फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है, क्योंकि केरला में सर्दी नहीं पड़ती है, कश्मीर में टेम्परेचर माइनस जाता है ड्यूरिंग व्हाट, विंटर्स, है ना। तो अब यहां पे जो नॉर्मली यहां पे टेम्परेचर क्या रहता है, ठंडा रहता है, तो यहां पे जो भी फाइटोप्लैंक्टॉन्स है यानी प्रोड्यूसर्स हैं, वो उसी ठंडे पानी में रहने के लिए वो अडॉप्ट हो चुके हैं, उनका सर्वाइवल ठंडे पानी में ही हो सकता है, अगर पानी गर्म हुआ वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो यहां पे जो प्लैंक्टॉन्स रहते हैं उनका सर्वाइवल किस पे डिपेंड करता है, आपके थोड़ा सा गर्म पानी में, तो एकदम से अगर यहां पे टेम्परेचर चेंज होगा उन पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो व्हाट वी सॉ कि जब भी 2-3 साल के बाद अक्टूबर नवंबर में ये होता है कि द सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ व्हाट along the पेरू कोस्ट इट राइजेस, जब सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है कितना, कभी कभी एनालाइज किया गया कि 10 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, तो प्लैंक्टॉन्स जो है वो सब मर जाते हैं यहां पे। जब प्लैंक्टॉन्स मरते हैं तो प्लैंक्टॉन्स पे डिपेंडेंट है फिश, राइट, जितने भी फिशेस हैं वो प्लैंक्टॉन्स पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, तो फिशेस को जब खाना नहीं मिलेगा तो वो बड़े लार्ज लेवल पे उनकी डेथ होती है फिश की। और पेरू में आप देखोगे फिश इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश करती है, और जब अगर यहां पे फिश मर गई तो फिश इंडस्ट्रीज को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, राइट। ये हमें कब देखने को मिलता है, ऑन एन एवरेज 2-3 साल के बाद। तो यहां पे सडनली टेम्परेचर क्या हो जाता है आपका हाई, राइट, और यहां पे ऑस्ट्रेलिया में जो टेम्परेचर है वो फॉल कर जाता है। मतलब नॉर्मली क्या था, यहां पे टेम्परेचर रहता था कम और एयर प्रेशर क्या रहता था, हाई, राइट। लेकिन जब एबनॉर्मल कंडीशन आ गई, अब यहां पे टेम्परेचर बहुत हो गया है हाई, जिसकी वजह से इसके कांटेक्ट में जो एयर आई वो राइज कर जाएगी, यहां पे प्रेशर क्या बन जाएगा बच्चा, लो, और यहां पे प्रेशर क्या बन जाएगा, हाई। अब मुझे बताओ वॉकर सर्कुलेशन जो हमने बात करी है ना, हमने जो वॉकर सर्कुलेशन की बात करी, वॉकर सर्कुलेशन के टाइम पे क्या होता है, द प्रेशर ग्रेडियंट वाज फ्रॉम व्हाट, साउथ अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया। लेकिन लेकिन इस एबनॉर्मल सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो हाई प्रेशर सिस्टम है और जो प्रेशर सिस्टम है वो क्या हो रहा है बच्चा, ऑसिलेट हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। अब हाई प्रेशर सिस्टम कहां पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया में। तो अब दोस्तों क्या होगा, अब ये होगा कि प्रेशर ग्रेडियंट चले जाएगा आपका कहां बच्चा, प्रेशर ग्रेडियंट चल जाएगा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू साउथ अमेरिका। अब यहां पे ऑस्ट्रेलिया में विंड क्या करेगी, डिसेंड करेगी, नीचे की तरफ आएगी। क्यों डिसेंड करेगी, क्यों सबसाइड करेगी, क्योंकि विंड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। विंड कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर क्या है मेरे दोस्तों, सी सरफेस टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, और वहीं पे यहां पे जो एयर है वो राइज कर जाएगी ऊपर। एयर क्यों राइज करेगी, बिकॉज यहां पे सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ गया है और यहां पे प्रेशर क्या कर लो। अब जो सर्कुलेशन सर्कुलेशन नॉर्मली कैसे चल रही थी, ऐसे फ्रॉम साउथ अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया, अब सर्कुलेशन कैसे चल रही है, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू साउथ अमेरिका। अब ये हवा यहां से यहां आई, यहां से जब हवा, ये गर्म हवा है, गर्म हवा जब राइज होगी तो उसमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंडेंस होकर रेनफॉल करवाएगा पेरू में। आपको इस टाइम पे बहुत भयानक फ्लड्स देखने को मिलेंगे। और वहीं पे आपके ऑस्ट्रेलिया में जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉकर सर्कुलेशन का रिवर्स, जिस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, एल नीनो। इस वक्त क्या आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में, आपके फॉरेस्ट फायर्स लगेंगे। आपने बुश फायर्स के बारे में नाम सुना होगा, राइट, बहुत जबरदस्त वाइल्ड फायर्स वहां पे लगते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं जानवर वहां पे मारे जाते हैं, लोगों को डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़े लेवल पे होती है। आपको इंडोनेशिया में इसका इंपैक्ट देखने में का मिलेगा, और साथ में आपको साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया जैसे देशों में आपको मॉनसून में बारिश कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पे जो हवाएं हैं, जो ट्रेड विंड्स हैं, जो कैसे चल रही थी आपकी, ईस्ट टू वेस्ट चल रही थी, हमने पढ़ा था वॉकर सर्कुलेशन के टाइम पे, ईस्ट टू वेस्ट, वो अब प्रेशर शिफ्ट की वजह से जो प्रेशर कहां चले गया, हाई टू लो, ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं, ट्रेड विंड स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, साउथ अमेरिका। और यही तो ट्रेड विंड्स हैं जो क्या करती हैं, आपकी इंडिया में पहुंच के रेनफॉल करवाती हैं। अब जब यही हवाएं वीक होगी तो इंडिया में रेनफॉल बहुत कम होती है। तो दोस्तों आप, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि मैं क्या बोल रहा था। मैं ये बोल रहा था